नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। 9 फरवरी को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललकार कर कहा था कि एक अकेला कितनों पर भारी। इसका जवाब आज कांग्रेस की ओर से भी आया है, लेकिन एक अकेले मोदी के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की तरफ से 100 मोदी की बात कर दी है, मतलब अलायंस की बात की है। 2024 के लिए अलायंस का पैगाम पहली बार कांग्रेस की ओर से आया है। इस पैगाम में कांग्रेस खुद को लीड रोल में देख रही है, लेकिन अलायंस वाले इस आइडिया की दिक्कत है। कांग्रेस को लीड रोल में रखने के लिए क्या विपक्ष की बाकी पार्टियां तैयार हैं? याद कीजिए 30 जनवरी की तारीख, जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था। बुलाई गई थी 23 पार्टियां जम्मू कश्मीर में, लेकिन आए थे कितने? सिर्फ चुनिंदा मुट्ठी भर नेता, वो भी आला नेता नहीं किसी पार्टी के, सिवाय फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के। सवाल पब्लिक का आज यही उठता है कि क्या कांग्रेस के गठबंधन वाली गुहार को बाकी विपक्ष सुनेगा? क्या एक अकेले मोदी से डरकर कांग्रेस को गठबंधन की बात करना पड़ रही है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष के बयान ये नहीं लगता कि अकेले लड़ने का दम नहीं, हम किसी से कम नहीं सोच रही है कांग्रेस पार्टी? यही है आज सवाल पब्लिक का। दो 2024 में दिल्ली की लड़ाई के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागालैंड की चुनावी पिच पर गठबंधन की बात करी है। 2 दिनों बाद रायपुर में हो रहे कांग्रेस के 85th प्लीनरी सेशन के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की सोच को सामने रखा है। सुनिए उन्होंने आज नागालैंड में क्या कहा। Alliance government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking. The BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course Congress will lead. We will get the majority. Let 100 Modis or Shah come. This is India and constitution is very strong. कांग्रेस ने गठबंधन की बात ऐसे समय पर की है जब अभी पिछले ही हफ्ते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस से विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल करने की अपील की थी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने शायद नीतीश जी के बयान को एक कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है, लेकिन 2024 के लिए विपक्ष का महागठबंधन होना क्या इतना आसान है? क्योंकि जिस बिहार में नीतीश जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहां आपस में मुख्यमंत्री पद को लेकर कहासुनी हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको अगर थोड़ा पीछे ले चलूं तो 30 जनवरी को कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर सीपीआई के महासचिव डी राजा, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं आया था। तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी और टीडीपी ने तो अपना प्रतिनिधि तक नहीं भेजा था। लेकिन 18 जनवरी को जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने विपक्षी दलों की रैली की थी, तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरल के मुख्यमंत्री पिनरी विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जरूर शामिल हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन की बात की है, लेकिन आज ही मेघालय में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने टीएमसी के लिए क्या कहा, ये आपको सुनवाती। The history of the TMC, you know the violence that takes place in Bengal, you know the scams, the Sharda scams that have taken place.
So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. The idea is to ensure, the TMC's idea in Meghalaya is to ensure that the BJP is strengthened and they come to power. गठबंधन करना या नहीं करना किसी भी राजनीतिक दल की रणनीति का हिस्सा होता है। बीजेपी अपने दम पर बड़े बहुमत में है, लेकिन एनडीए से वही बाहर गए हैं जिन्होंने खुद ये फैसला किया है। उधर जिन्होंने एनडीए से बाहर जाने का फैसला किया, उनका हाल क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि मैं एक अकेला कितनों पर भारी, तो उस बात में बाकी दलों के मुकाबले इसमें फिलहाल वजन तो दिखता ही है। सुनिए आज खड़गे जी ने जब गठबंधन की बात की तो वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या प्रतिक्रिया दी। आपको ये सवाल नीतीश बाबू से करना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के लिए इतने बेचैन हैं कि सभी विपक्षियों को जोड़ना चाहते हैं। मैंने आज तक तो नीतीश बाबू का ये हाल देखा ही नहीं कि आओ गले लग जाओ, मैं तैयार बैठा हूं, और कोई गले लगा ही नहीं रहा है। या कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी कह देती है कि जो लोग भाजपा के साथ रहे हैं वो पहले सोचें, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं। आज खड़गे साहब बोले, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि नीतीश बाबू विपक्षियों को जोड़ने की बात छोड़ दीजिए, पहले अपनी पार्टी को तो संभालिए। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, और पब्लिक का पहला सवाल यही है कि क्या मोदी वर्सेस 100 मोदी आए के पीछे कांग्रेस पार्टी का डर नजर आ रहा है। सवाल नंबर 2, 2024 में कांग्रेस का गठबंधन वाला न्योता विपक्ष के कितने दलों को मंजूर है। सवाल नंबर 3, विपक्षी एकता के बयानों के बावजूद क्या मोदी के सामने विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद, राज्यसभा में और वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ आज स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता कुछ समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल जी को, जो कांग्रेस के लीडर हैं। लोकेश जिंदल जी, कहां 100 सिर वाला रावण नजर आता था, अब वही 100 मोदी चाहिए मोदी के साथ लड़ने के लिए। क्या आज कांग्रेस पार्टी का अपना डर सामने आ गया है कि बिना अलायंस के कुछ भी नहीं कर पाएगी 2024 चुनाव में कांग्रेस पार्टी? नमस्कार नाविका जी, क्योंकि अब बात राजनीति की नहीं है, अब बात देश को बचाने की आ चुकी है। लोकतंत्र और उसकी सभी संस्थाएं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है भाजपा द्वारा, जिस तरह से भाजपा ने एक षड्यंत्र रचा है पावर को अपने पास अप्रोप्रिएट करने का, आम नागरिक का जीना दूभर कर रखा है, उसके लिए ये आवश्यक हो गया कि सभी दलों को अपनी आपसी रंजिशें भुलाकर एकत्र होना पड़ेगा। जैसा कि गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में अधर्म और पापी एक साथ ऐसा राज करते हैं जिससे एक आम व्यक्ति का जीना दूभर हो जाता है, अधर्म सब जगह आ जाता है, उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण बहुत अलग तरह से रूप लेते हैं और धर्म की वापस स्थापना करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में अब सभी पार्टियों को एकत्रित आना पड़ेगा और वापस से संविधान, धर्म और पूरे लोकतंत्र को वापस स्थापित करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रेस से लेके, जुडिशरी से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके, आईटी, ईडी का डर दिखाकर, डर और खौफ की राजनीति, आपस में भाई भाई को लड़ाकर, आपस में सारा का सारा धन कुछ उद्योगपतियों के हवाले कर
जिस तरह से आज की राजनीति खेली जा रही है और जिस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है असली मुद्दों से, इससे इस देश को बचाना होगा। भारतीय होने का मतलब समझाना होगा। वो भारत लोकेश जो लोग जिंदल जी, भूल आप गए हैं, जुडिशियरी उसे वापस पर याद भी दिलाना होगा। सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये भी आपकी राजनीति का एक हिस्सा है। बहुत बड़ी बात कही आपने। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक तरफ डरा हुआ कांग्रेस कह रहे हैं कि हमारे अकेले में दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं, और डर दिखा रहे हैं कि आज फिर से इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान खतरे में है। सुधांशु जी, ये राजनीति और देश को बचाने की मुहिम अलग अलग होते हैं क्या? देखिए नाविका जी, आप याद करिए जब आपके कार्यक्रम में उस दरमियान हम आते थे, जब राहुल गांधी जी की ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तब मैंने लगातार कहा था इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की विपक्षी दल के रूप में खोती हुई ये प्रासंगिकता को और विपक्ष के जिन जिन नेताओं के दिल में मंसूबे पनपने लगे थे विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए, चाहे वो ममता जी हो, शरद पवार जी हो, केसीआर हो, नीतीश कुमार जी हो या केजरीवाल जी हो, उनको हैसियत दिखाने के लिए थी। आज खड़गे जी ने साफ कर दिया कि उनकी दिली तमन्ना यह है कि विपक्ष का जो भी गठबंधन हो वो कांग्रेस के नेतृत्व में होना चाहिए। साफ हो गया कि कांग्रेस ने सबको हैसियत दिखा दी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम तो हैं, आप हैं कहां जनाब। तो ये विपक्षी दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए थी। अब यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। इसका देश से, समाज से, विकास से तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था। परंतु हमारे कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे थे तो उसमें मुझे याद आ गया, इन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होने लगती है, जो गीता में कहा, तो क्या होता है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, तो धर्म के उत्थान के लिए ईश्वर को कोई ना कोई रूप देना पड़ता है। और ये सच है आपके दौर में। यह देश जो धर्मनिरपेक्ष कह कह के इस देश में धर्म की जितनी ग्लानि, जितनी हानि की गई, जितनी अवमानना की गई है, वो पूरी तरीके से अतुलनीय है दुनिया के इतिहास में। ऐसा देखने को नहीं मिला। और ये पूरा देश धर्म प्राण देश है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे भी लिखा यतो धर्मस् ततो जया। तो इसीलिए उसके लिए जरूरत पड़ी कि इस देश का जो मूल धर्म है, मूल स्वभाव है, और जो जिसे मूल स्वरूप कहते हैं, जो वास्तविकता में सेकुलर है, वो कम्युनल नहीं है, उसको आपने कम्युनल बना रखा था धर्मनिरपेक्ष कह के। तो उसकी धर्म प्राण की स्थापना पुनः करने के लिए आवश्यकता थी। और मैं एक और बात कह दूं, अभी ये बहुत सारे मुद्दों पे बात होगी नाविका जी। आज राहुल गांधी जी ने इटली से जाके भाषण दिया है, एक इटालियन अखबार को इंटरव्यू दिया। तो हमारे कांग्रेस के विरोधी लोग नहीं कह सकते विदेश की बात मत करिए। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मित्रों को पता है कि इटली में इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? अगर नहीं पता तो उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, रेट ऑफ ग्रोथ है 3.9% और रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 12.3 है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब राहुल गांधी से पूछिए ननिहाल का हाल ज्यादा अच्छा है या ददियाल का हाल ज्यादा अच्छा है? और उसके बाद, और फिर भी अगर पूछना चाहें, और जो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल पूछिए इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है ना जियो लियोनी, उनका क्या कहना है कि मस्जिदों से अब फतवे नहीं हो सकेंगे। कहना इटालियन में देना पड़ेगा इमामों को, और सर्च करने के लिए किसी भी मस्जिद में पुलिस जा सकेगी। मेरे भाई बताओ, जहां से बैठ के ज्ञान दिया है वहां का ज्ञान क्या कह रहा है, और हमारे ऊपर यहां घमासान कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस वाले यही ध्यान कर लेते राहुल गांधी जी कि जिस अखबार, बिल्कुल, और यही बात मैं पुरोहित जी से पूछना चाहूंगी। पुरोहित जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, एक तरफ पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें अलायंस बनानी पड़ेगी, 100 मोदी इकट्ठे करने पड़ेंगे। विषय ये है कांग्रेस के साथ जाना, तो कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस जाने का सपना अभी न देखें, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस व्यक्तिगत तौर पर सक्षम है हर जगह चुनाव लड़ने में। आप नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, त्रिपुरा में हम बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे, मेघालय में भी हम बहुत अच्छा करेंगे, बंगाल में हमने भारतीय जनता पार्टी को सशक्ति से लड़ करके बताया है कि देश के अंदर में बंगाल एक राज्य में चुनाव कैसे लड़ा जाता है। पूरी की पूरी केंद्र सरकार बैठी थी यहाँ पे बंगाल के अंदर में, उसके बावजूद हमने ऐसा प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी ने उखाड़ के फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा विषय आपने जो बताया कि राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ जाना, तो कांग्रेस ने 45 में से 40 असेंबली इलेक्शन हारे हैं पिछले 8-9 सालों में।
45 में से 40 इलेक्शन हारे हैं असेंबली इलेक्शन। यह उनको आत्ममंथन की आवश्यकता है कि उनको किसके साथ जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प हो सकता है नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का, जो पूरी क्षेत्रीय पार्टियों को जोड़ करके दिल्ली के अंदर में एक संविधान को रक्षा करने वाली सरकार की स्थापना कर सके। इतिहास में क्या हुआ, आप मेघालय में जाकर के देखिए ना, मेघालय में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है और वहां पे इतने सालों से कांग्रेस ने भी राज किया है। यह स्थिति है कि इन दोनों पार्टियों ने देश को गुमराह करके, कोई धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी लेकिन वहां पर मेघालय में ही राहुल गांधी ने क्या कहा मैं आपको बता दूं, और वो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बारे में कहा है। आइए सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। The history of the TMC, you know the violence that takes place in Bengal, you know the scams, the Sharda scams that have taken place. So you're aware of their tradition. They came to Goa, spent huge amounts of money in Goa, and the idea was to help the BJP. And this is exactly the idea in Meghalaya. The idea is to ensure, the TMC's idea in Meghalaya is to ensure that the BJP is strengthened and they come to power. उन्होंने बहुत अच्छी बात तो सुधांशु जी यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस आपके साथ मिली हुई है, आपको सत्ता में लाती है। ये चल क्या रहा है? दाल में क्या काला है? ये किस तरह की खिचड़ी है? देखिए, ये जो विपक्ष का तालमेल है, इसमें तालमेल कम और घालमेल अधिक है, इसीलिए दोनों ही गलत बयानी कर रहे हैं। ममता जी क्या बोलती हैं कि साहब हमको कांग्रेस ने निकाल दिया था क्योंकि हम बीजेपी से लड़ रहे थे। अरे बीजेपी से कहां लड़ रही थी? आप कम्युनिस्टों से लड़ रही थी। 2011 में बीजेपी कहां थी? 2007 में आप किससे लड़ रही थी जब कांग्रेस को छोड़ा था आपने 2000 के दशक में? उस जमाने में आप कम्युनिस्टों से लड़ रही थी। और कांग्रेस देखिए, पहले कम्युनिस्टों ने बंगाल में बाहर किया कांग्रेस को, अब कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ है। और कम्युनिस्टों के साथ ही नहीं है, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची हैं, उनके भी कदमों के आगे कदमबोसी कर रही थी सत्ता के लिए। और अभी हमारे तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय बोल रहे थे कि बीजेपी को उखाड़ फेंका। क्या बोल रहे हैं मान्यवर? बीजेपी को उखाड़ फेंका? अरे मान्यवर, हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था 2011 तक। आज 18 सांसद, 38% वोट आपने हमने टर्न पे हाँ, मैं उसी बार 200 पार का नारा दिया था ना भाई। 38% वोट हमको मिला। और वो दौर था, वो बंगाल जो 2011 से पहले, अगर मैं आपसे कहूं, चाइना के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी जो लेफ्ट के रूल में थी। वहां लेफ्ट साफ, कांग्रेस साफ। अब हरा और लाल गायब हो गया। पिछला चुनाव क्या था? भगवा बनाम गहरा भगवा। अरे आज ममता बनर्जी जी चंडी पाठ कर रही थी बैठ के, और 38% चंडी पाठ करना ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखना पड़ेगा। चंडी पाठ करना ममता बनर्जी का अधिकार है। उनकी गिनती 30%। अपने टर्न पे बोलिए भाई, प्लीज। कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा, आपने अपने टर्न पे बोलिए। चंडी पाठ की बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना जरूरी बनता है। अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के लिए बेहतर रहता है। नहीं, दर्शकों के लिए, मगर आप गलत बयानबाजी करिए, बयानबाजी गलत न करें। बोलिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है। 200 पार का नारा देने वाला ममता बनर्जी को चंडी पाठ किया। अरे क्या गलत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं? आपने अभी कहा ना कि बंगाल में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप बोलिए कि 70% भाई तो मैं कह रहा हूं सभी आधे चले गए हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आधे चले गए। सुनिए, मोदी जी की सरकार आने से, सुनिए भाई, क्या तरीका बहस करने का भाई? नहीं, बहस नहीं है, आपकी बात के बाद जवाब दिया जा रहा है, बहस की बात नहीं है। आप गलत बयानबाजी न करें। ममता बनर्जी को चंडी। अरे भाई, मैंने अपनी बात पूरी कहा कि आप बीच में कूद पड़े, ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं किसी को डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा हूं, आप लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। पुरोहित जी थोड़ा सा डिसिप्लिन, एक दूसरे के ऊपर ना बोलें। सुधांशु जी अपनी बात खत्म कर लें, फिर आप टिप्पणी करिएगा। सुधांशु जी। हाँ, मैं पूरी इनको चंडी पाठ पे आपत्ति था तो मैं एक लाइन कह देता हूं। ममता जी ने चुनाव के समय चंडी पाठ किया
और देवी स्तुति की प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में अखिलेश को भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को नोट पे भगवान दिखने लगे। मैं चुनौती से पूछता हूं 2014 मोदी सरकार आने से पहले इनमें से किसी को भगवान दिखे हो तो बताइए, किसी ने पाठ किया हो तो बताइए। यह परिवर्तन आया है बंगाल में। 38% वोट हमारा, 48% वोट आपका। आपके इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का बयान था कि हमारी गिनती 30 से शुरू होती है, तो हमारा 38/70 है, आपका 18/70 है, बस 5% वोट का अंतर। उसके बाद देखिएगा क्या होगा। खैर वो तो बात अपनी जगह, मगर आप लीजिएगा आपकी बार 2024 में सुनने तो देखिए वाला है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में ही क्या सामंजस्य है। पहले विपक्ष में ही देखिए कि आपस में कितना घमासान मचा हुआ है, तो ये देश को क्या नई दिशा देंगे। ये तो पहले आपस में तय कर ले। मोदी से लड़ना तो दूर की बात है, पहले तो ये आपस में ही लड़ने वाले। क्योंकि एक कहावत है नाविका जी, एक वाक्य में कह दूं, कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी कुश्ती लड़ने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपस में एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार है। यह इन दोनों के बयान से साफ। आप भी लड़ रहे थे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और आज मैं ये सवाल सुहेल सेठ जी से पूछूंगी, क्योंकि सुहेल सेठ जी आप मार्केटिंग करते हैं। अब ये जो अलायंस का एक बना रहे हैं प्रोडक्ट ये लोग, ये अलायंस कैसे बिकेगी? यानी कि लोग इसमें क्या देखेंगे कि एक तरफ कहते हैं कि मोदी 100 सिर वाला रावण है, फिर कहते हैं हम 100 मोदी पैदा कर देंगे। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि ये अलायंस रावण की तरह होगी? सुहेल सेठ जी, कहीं ना कहीं एक कितनों पर भारी जो सवाल पूछा था मोदी जी ने, आज उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ही ली। आप कैसे समझते हैं? मेरे यहाँ 3 या 4 चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूं। नंबर 1, लोग नेता को इलेक्ट करते हैं, कमिटीज को नहीं। तो आप अगर ये समझे कि अलायंस को इलेक्ट करेंगे कोई भी, वो होगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि आपने सही जिक्र किया, आज ही राहुल गांधी ने टीएमसी को गालियां निकाली, बीजेपी को गालियां निकाली। तो मैं यही पूछता हूं, और ये टीएमसी के जो भाई साहब थे उन्होंने ठीक कहा, भाई अगर पहले ही आपका इतना डिस्ट्रस्ट है और आपकी इतनी घिनता है टीएमसी के प्रति, आप अलायंस कैसे करेंगे? अलायंस करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक, अहंकार नहीं होना चाहिए। नंबर 2, मैच्योरिटी होनी चाहिए। जब वाजपेयी जी ने अलायंस क्रिएट की थी और गवर्नमेंट चलाई थी, वो इस हिसाब से चलाई थी क्योंकि उनमें एम्पैथी थी, उनमें कोई घिनता नहीं थी। आज का जो माहौल है, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कौन एक दूसरे के साथ रहेगा? आप मुझे बात करिए, अगर मैं अपने दोस्त लोकेश जिंदल को पब्लिकली गाली दूं, मेरा क्या हक बनता है कि कल मैं लोकेश को बोलूं भाई मेरे साथ तुम अलायंस कर लो? मैं 2 चीजों में फिर आई विल बी कॉट आउट। एक, मैं झूठा इंसान हूं। 2, मेरे कोई वैल्यूज नहीं है। आज राहुल गांधी ने यह दिखा दिया कि दोनों चीजें अब यही होंगी। एंड लास्टली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाविका जी, अलायंस के लिए ना आपको अपने में से एक नेता चुनना पड़ेगा। यहां हर शाख पे नेता बैठा हुआ है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, हर शाख पे कोई ना कोई नेता है। मेरे भाई पुरोहित ने सही कहा कि ममता बनर्जी इज ऑल्सो वेरी बिग लीडर, क्यों नहीं हो? केसीआर बिग लीडर, जगन रेड्डी बिग लीडर, नवीन पटनायक बिग लीडर। ये कभी एक साथ आएंगे, एकजुट के आएंगे? नहीं। अखिलेश यादव ने कहा था कि राहुल गांधी ने उसको भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आमंत्रित किया। इनकी लड़ाई इतनी है, ये पास कब आएंगे और क्यों आएंगे? और आप मेरे को कहिए, जो भारत का जो वोटर है, वो आपको वोट क्यों देगा? वोट मैं दूंगा एक नेता को देश चलाने के लिए। सही सवाल उठाया, लेकिन आपने इतने सारे नाम लिए सुहेल सेठ, मैं सुन रही थी, आपने नीतीश बाबू का नाम नहीं लिया। और मेरा सवाल अभिषेक झा से यही है, नीतीश बाबू कहाँ है गिनती में? नीतीश इज अ गुड मैन, बट टॉप ऑफ माइंड नहीं थे। नीतीश जी को भी आप जोड़ लीजिए। अरे पहले नीतीश जी और यादव जी का एक अगर संगठन चल गया, उस पे भी मैं बाजी लगाने को तैयार हूं। मैं तो आपको कहा, हर शाख पे नेता है देश में। इतने कद्दावर नेता आप कह रहे हैं, उनको भी जोड़ लीजिए। मैं अभिषेक झा आपसे पूछना चाहती हूं, उधर नीतीश जी सलमान खुर्शीद की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि कांग्रेस को लीड लेना चाहिए, अलायंस बनानी चाहिए, गठबंधन बनाना चाहिए। और उधर बिहार में क्या हो रहा है? नीतीश जी की कुर्सी पर ही
नीतीश जी की कुर्सी पर ही आंख हो गई आप ही के पार्टनर की। अब आप वहां की कुर्सी बचाएंगे या दिल्ली की तरफ रुख करेंगे? यहाँ की कुर्सी सुरक्षित है और आने वाले समय में दिल्ली की कुर्सी को, देश को भी सुरक्षित रखा जाएगा। आप जिन अलायंस पार्टनर की बात कर रहे हैं उनके शीर्ष नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री हैं। उनके बयान को आप लोगों ने चलाया होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं है मुख्यमंत्री बनने की। वो मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। और सलमान खुर्शीद जी के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यही संदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कई प्रदेशों में उनकी सरकार है, संगठन भी है, तो उनको लीड लेनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर साफ किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनके विषय में कुकड स्टोरीज चलती हैं, लोग गॉसिप करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की। हम लोग तो किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है नाविका जी कि सभी विपक्ष के दल एक साथ बैठे, एकजुट हों और ये सुनिश्चित किया जाए कि देश के जो चुनाव है वो मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाएं। तो स्थिति देश में ऐसी हो गई है कि मुद्दे गौण हो गए हैं और सिर्फ चेहरे की मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा रही है। वो तो वही हाल है कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। आज देश की जनता चाहती है कि उनकी बारी आए, भारतीय जनता पार्टी शासन में आई पर ये तो ललन सिंह जी भी कह रहे हैं कि बिहार तो झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। लेकिन मैं वारिस पठान जी से पूछना चाहती हूँ, वारिस पठान जी, आप इकलौती एक ऐसी पार्टी हैं जिन्हें ना कभी कांग्रेस पार्टी ने अलायंस में बुलाया ना बीजेपी ने। अब आपका रोल क्या है देश की पॉलिटिक्स में और देश की आने वाले चुनाव में, इलेक्शंस में AIMIM का क्या वजूद है? देखिए, AIMIM जो है पार्टी, हमारी पार्टी इंशाल्लाह पूरे देश में लड़ेगी चुनाव। हिस्सेदारी की लड़ाई है, डेमोक्रेसी मजबूत होती है चुनाव लड़ने से, हम लड़ेंगे। और हकीकत बात यह भी है कि हम चाहते हैं कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है ना नविका जी, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, नफरत फैलाई है पूरे देश के अंदर। कोई विकास का काम नहीं किया, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया, सेकुलर फैब्रिक को नष्ट कर दिया, संविधान को मानते नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं पेट्रोल डीजल गैस का भाव आसमान छू रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है उनके पास। तो हम चाहते हैं कि उनको हराए। और हमने तो पहले भी कहा था दूसरी पार्टियों को, आइए हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाएंगे, हम में हराने की ताकत है। आपने कांग्रेस को हराएं या बीजेपी को हराएं? आप बी टीम किसकी है? ए टीम में तो आप हैं नहीं, तो आप बी टीम किसकी है? सवाल जनता आज ये पूछना चाहती है। देखिए, हम तो जनता की टीम है, जनता की तरफ से चुनाव लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि जनता उसमें से जीते, अपना नेतृत्व तैयार करे। और माइनॉरिटी को जो इतने बरसों से सिर्फ वोट बैंक समझ के वोट लिया, जिनको ना पॉलिटिकल एम्पावर किया, ना उनका एजुकेशन में कुछ हुआ, ना सोशल एम्पावरमेंट हुआ, तो वैसे लोग आगे आए। तो हमको प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है। और मैंने हमेशा कहा है कि मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन जरा भी नहीं है। अगर विपक्ष सोच लिया, बराबर हिस्सा है, तो मोदी को हरा सकते हैं। मगर हो क्या रहा है विपक्ष के अंदर भी आप देखिए। वाह वाह, सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस के मोदी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो आज क्या चुनौती दे रहे हैं ओवैसी की पार्टी से वारिस पठान के मोदी को भी हरा सकते हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी, वारिस पठान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्या इजीली हरा सकते हैं? क्या है उनमें? अरे जनता जनार्दन है, जनता ने माइंड बना लिया कि हराने का, तो हरा डालेंगे और हराएंगे। लेकिन विपक्ष को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस तरह खड़गे जी बोल दिया आके क्या हम कांग्रेस उनको हराएगी? वो चाहते राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। नीतीश कुमार बोलते हैं कि आओ हमारे साथ, कांग्रेस को बुला रहे, आओ हम हराएंगे उनको। नीतीश कुमार को बनना है प्राइम मिनिस्टर। केजरीवाल साहब सपना देख रहे हैं, तैयार बैठे, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अमेरिका जाऊंगा, प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करूंगा। चौथी तरफ ममता दीदी बैठी है कि मैं भी बनूंगी प्रधानमंत्री। सुधांशु त्रिवेदी जी, सोहेल सेठ का कहना है AIMIM का ये हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप क्या समझते हैं? आपका क्या व्यू है? कौन सा गाना याद आ रहा है आपको? क्योंकि आपकी रुचि कविताओं में और गीतों में बहुत है। तो सुधांशु जी, आपका क्या विचार है? वारिस
आपको प्रधानमंत्री बनने का हर हक है। देखिए, MIM के लिए नहीं बनना है, हम चाहते हैं कि नहीं, हम ऐसे सुनिए, लोगों को empower देखिए, करें जो कि वो सुहेल जाके सेठ जी ने कहा है, प्रधानमंत्री बने, वो देश की आर्थिक नाविका स्थिति को जी। सुधारे। देखिए नाविका जी, जब हम लाइटर नोट पे बात कह रहे हैं तो जो सुहेल सेठ जी ने कहा, मैं उस बात को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। यहां बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है, बेगानी शादी में सारे अब्दुल्ला दीवाने हैं। सारे अपोजिशन के लोग एक ही बोल रहे हैं, जो अभी जदयू के हमारे नेता बोल रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा उनके लिए कि भाई, इधर तो है एक अकेला सब पे भारी, उधर सबके दिल में है ये करारी कि शायद अब की बार मेरी बारी, इसलिए हो रही है अब विपक्ष में मारामारी। मगर MIM के लिए मुझे एक गीत याद आता है नाविका जी, जो इनके लोग करते हैं, मतलब पुलिस हटा लो 15 मिनट 20% से लेके, और वो योगी चले जाएंगे मठ में और मोदी चले जाएंगे तो क्या होगा। इनके लिए एक ही लाइन है, धुम धुम धड़म धड़ैया ले रे सबसे बड़े लड़ैया रे। MIM हर जगह लड़ाई लड़ने को तैयार है और लड़ाई की बात करने को तैयार है। कभी पुलिस हटाने की बात, कभी 20% 100% की बात, कभी तुम्हें बचाने कौन आएगा। तो इन पे वह गीत चरितार्थ होता है कि धुम धुम धड़म धड़ैया रे सबसे बड़े लड़ैया रे। परंतु अब मैं एक सीरियस नोट पे बात कहना चाहता हूं। देखिए, समस्या क्या है कि विपक्ष की या किसी भी संगठन की जो यूनिटी है वो इस पर निर्भर करती है कि एक कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी आज भी कांग्रेस है, मगर अफसोस यह है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिस नेता के हाथ में है वो परिपक्वता, अनुभव, आयु और क्षमता में सबसे छोटा है। जो अभी बात दिया गया, इतने बड़े बड़े नेता जो हैं, मतलब KCR से लेके, ममता जी से लेके और शरद पवार जी से लेके, ये कोई क्यों मान लेगा राहुल जी को। तो जहां नेता बड़ा है वहां पार्टी छोटी है, जहां पार्टी बड़ी है वहां नेता छोटा है। इस वजह से इनकी जो बात है वो कभी सिरे चढ़ने की कोई संभावना नहीं लग रही है। और आखिर में एक बात कह दूं, इसमें से किसी को देश की नहीं पड़ी है, सिर्फ को सबको अपने परिवार की पड़ी है और अपने पार्टी का मुखौटा लेकर अपने अपने परिवार की पड़ी है। देखिए नाविका जी, स्लाइड प्रॉब्लम है यहाँ। लोकेश जिंदल जी, आपको किस बात से परहेज है? सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसा क्या गलत कह दिया? देखिए, भाजपा की बिल्कुल आ रही है। हालत उस कालीन के व्यापारी की है जो कालीन के छेद पर बैठकर कालीन बेचता था, और जब भी कोई बताता था कि उस कालीन में छेद है, उसके पीछे ED, IT, CBI का डंडा लगा देता था। लेकिन अब इतने सारे छेद हो गए कि वो छुपाए ना छुपते हैं, और अब जनता के बीच में एक नया ये प्रोपागेंडा फैला रहे हैं कि दूसरी जो कालीन है वो अच्छी नहीं है। तो एक जो इनका कहना है कि राहुल गांधी जी क्षमता में कम है, ये केवल और केवल एक तरह का इनका छलावा है, किसी तरह से जनता को ये बताने का कि नहीं हमारी कालीन में छेद नहीं, उनकी कालीन में छेद है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, उसके बाद मैं अवनीश अवस्थी जी के पास जा रही हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी में कोई कमी नहीं है। लोकेश जिंदल जी, मैं लोकेश जी से, देखिए लोकेश जी जो कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो ममता जी ने बोला बच्चा है, तो मेरा वाक्य थोड़ी है, ये तो विपक्ष के अन्य नेताओं का है। और कांग्रेस के तमाम नेता, युवा से लेकर बुजुर्ग तक जो छोड़ के गए हैं, उन्होंने इनकी योग्यता और क्षमता की इतनी सुंदर चरित्र चित्रण किया है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो मैंने बात कही वो पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। पर एक और अंतर है, विपक्ष की नीयत और हमारी नीयत में भी जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी की नीयत है कि 2047 तक इस देश को विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है, और विपक्ष का है कि अपने अपने परिवार की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाना है। किसी को चिंता है 2047 परिवार को मैं और मेरा परिवार कैसे रहेगा? केवल अडानी परिवार को नंबर 1 बनाना है, आप कहिए ना। अडानी परिवार को अवनीश अवस्थी जी, माफ कीजिएगा देर से आ रही हूं आपके पास, लेकिन अवनीश अवस्थी जी, आप देखिए अलायंस की बात कर रहे हैं, कोalition की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग इस वक्त होपफुल हैं प्रधानमंत्री बनने के? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, KCR, उसके अलावा देखिए तो चंद्रबाबू नायडू, आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहां उद्धव, आप लिस्ट पढ़ते जाइए और ये सारे बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी सबसे ऊपर। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आज जो ये बयान है खड़गे जी का, कल तक कह रहे थे एकला चलो रे, भारत जोड़ो रे, आज ये बयान जब आया है तो क्या एक तरह से पहले ही घुटने नहीं टेक दिए कांग्रेस पार्टी ने? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि 2024 के जब
रिजल्ट आएंगे और ये सब पार्टियां हारेंगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, तो एक दूसरे पे आरोप लगाने के लिए, देखो हमने तो कहा था ना सब इकट्ठे आ जाना, ये उस दिन के लिए बयान दिए जा रहे हैं कि अपना पल्ला साफ करने के लिए, अपना दामन साफ करने के लिए। हमने तो देखो बहुत पहले कह दिया था, आए नहीं आप लोग साथ, आए नहीं आप लोग साथ, ये उस दिन के लिए कह रहे हैं। ये उस दिन ये बयान देंगे कि देखो हमने भी कहा था, कांग्रेस ने भी कहा, बीआरएस ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा, ये वारिस पठान साहब कहते हैं कि हम तो किसी के साथ नहीं है। अभी महाराष्ट्र से जो राज्यसभा के इलेक्शन हुए उसमें किसको वोट दिया था इन्होंने? मनमोहन सिंह की सरकार एक वोट से किसने बचाई थी? वारिस पठान। मत बोलिए ना ऐसा। और ये जो बीजेपी की बी पार्टी बोलते रहते हैं लोकेश जिंदल टाइप लोग, ये सब इनकी मिली भगत है जी, बिल्कुल साफ सी बात है। बात बड़ी साफ सी है नाविका जी, मैं आपको बता दूं कि अब तक छुपे हुए होते थे। राहुल गांधी के बारे में आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से लेके और वो जॉर्ज सोरोस जिसने बराक ओबामा को जो फंडिंग करता था वहां तक लेकर के जब उसने देखा कि राहुल गांधी में अब क्षमता नहीं रहेगी तब सामने आए वो। वरना तो वो कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में भी उतना ही पैसा लगाया था इस देश में, फिर फेल हो गए तो सामने आना पड़ा। बात बड़ी बीच में मत बोलो, ये बीच में अरे भैया ओ जिंदल साहब बहुत बोल लिए आप सुनने की क्षमता रखो। बात बड़ी साफ सी है, बात बड़ी साफ सी है कि अरे बात तो सुन लो ना। अरे भैया देखो अब, अच्छा एक बात बताओ, आप ये सोचते हो कि यहाँ टीवी पे बैठ करके आपको क्या प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा? इस भ्रम में क्यों रहते हो भाई? 3000 किलोमीटर चल लिए ना, जितने देश तोड़ने वाले लोग थे वो सारे मिला लिए ना तुमने, मालूम चल गया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कौन कौन साथ में है। जिसका मालूम नहीं था वो भी मालूम चल गया। जिसका मालूम नहीं था ना, ये जॉर्ज सोरोस वाला शेट्टी है, मेधा पाटेकर है, योगेंद्र यादव है, ये सब मालूम चल गया ना किसके साथ हैं। अरे आपकी ये सरकार इसलिए की यात्रा ये हमको मालूम चल जाए कि कौन कौन है। बात बड़ी साफ सी, नाविका जी बड़ी साफ सी बात है। 2014 के चुनाव के पश्चात और यही सवाल आज पब्लिक भी पूछ रही है। संदीप सिंह बेतिया बिहार से पूछ रहे हैं ये सवाल, और बेतिया से जो सवाल आया है वो सीधा पुरोहित जी के लिए। संदीप सिंह कहते हैं मेरा सवाल विपक्ष से यह है कि 2024 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला विपक्ष आखिर कैसे करेगा, क्योंकि विपक्ष के तो सभी नेता खुद को प्रधानमंत्री के रूप में अभी से देखना शुरू कर चुके हैं, तो बिना एकजुट हुए आप बीजेपी को हराएंगे कैसे? पुरोहित जी इसका जवाब दीजिए। बढ़ती हुई महंगाई हो, ये सब नीतियां अपने आप को हराने के लिए काफी है। देश की जनता त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के शासन में, तो ये जनता अपने आप वोट करेगी। और जब ईवीएम का डब्बा खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि देश में जो रीजनल पार्टीज है उनका स्कोर 300 प्लस होगा। आप ध्यान रखिएगा, न तो कांग्रेस न बीजेपी दोनों ही सिमट जाएगी, उन दोनों के पास मैंडेट नहीं रहेगा। रीजनल पार्टीज मिल करके, जैसे प्री पोल अलायंस होता है, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होता है, आपस में मिल करके सरकार बनेगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के सरकार बनेगी जो संविधान के तहत। राहुल गांधी के साथ प्री पोल जाएंगे या पोस्ट पोल जाएंगे? ये राहुल गांधी को तय करना है हमें। राहुल गांधी के साथ प्री पोल के पोस्ट पोल? हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, तो हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करेंगे, ये हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। मगर विषय है कि मेरे भाई नाविका जी, इस देश में प्री पोल पोस्ट पोल वो भ्रम में मत रहिए आप। चाहे वो नीतीश कुमार हो। एक मिनट यार, अब आपने बोल लिया ना, आप कितना बोलोगे भाई? आप तो ममता बनर्जी से भी ज्यादा बोल रहे हो। एक मिनट मेरी बात सुनो। इस देश में प्री पोल पोस्ट पोल नहीं होता है, ये प्री लॉस और पोस्ट विक्ट्री होती है। अगर आप हार गए तो फिर वो आपने देखा था ना ठाकरे ने क्या किया, क्या किया बीजेपी के साथ? कैसे हुआ? प्री पोल अलायंस में गए, इलेक्शन जीते और फिर अलायंस तोड़ दी। तो मेरा इन लोगों पे कोई भरोसा नहीं है, जनता पार्टी ने तोड़ा। क्योंकि एक मिनट अलायंस यहाँ पे कन्वीनियंस की है, अलायंस मुद्दों की नहीं है, अलायंस अलाइनमेंट की नहीं है। लोकेश ने सही कहा कि भाई अगर कांग्रेस को किसी के साथ एलाइन होना है, भैया तुम फिर बात कर रहे हो बीच में। ये तृणमूल कांग्रेस की आदत है कि ये ममता बनर्जी की तरह बात करते हैं और इंटरप्ट करते हैं। बात तो सुन लो यार, बात तो सुन लो। अरे बात तो सुन लो, अगर आप बात नहीं सुनोगे तो अगर कैसे आएगी? बात तो सुन लो यार, आप सबके बीच में ना बोले पुरोहित जी। पुरोहित जी, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप बात तो सुन लो यार, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है बंगाल के बाहर।
तुमको राज्यसभा आपको मिल जाएगा। बात तो मेरी सुन लो यार, बात तो सुन लो। बंगाल को आप देश के बाहर मानते हैं क्या? मुझे बताइए। इन लोगों को पहले प्रवक्ता होने के पहले आप इनको मीडिया ट्रेनिंग या टेलीविजन डिबेट्स का एटिकेट तो सिखा दीजिए। मैं 1 मिनट बात खत्म करने दीजिए। मैंने आपकी बात बढ़ाई है कि इस देश में अलायंस अगर होगी, जैसे लोकेश ने भी इनिशियली कहा, ये अलायंस मुद्दों पे होनी चाहिए और आप भी अग्री करते हैं। आज अगर राहुल गांधी ने मेघालय में तृणमूल के बारे में कुछ कहा और हद तक सही या नहीं सही वो तो आप जानेंगे, उससे ठीक पता चलता है पुरोहित कि ही इज नॉट अ बिलीवर इन योर वैल्यू सिस्टम। वो आपके वैल्यू सिस्टम में उनका विश्वास नहीं है, तो फिर आप दोनों कैसे पर वैल्यू सिस्टम हमेशा सत्ता का होता है सुहेल सेठ, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ शाश्वत मिश्रा वाराणसी से पूछ रहे हैं सवाल। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी खुद ने विपक्ष के नेता के तौर पर पेश किया, लेकिन सही मायने में विपक्ष का कोई बड़ा लीडर उन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेता मानता हुआ दिख क्यों नहीं रहा? और दूसरी तरफ निशांत भोपाल से पूछ रहे हैं, मेरा सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आखिर हासिल क्या हुआ? अब भी कांग्रेस पार्टी वैसे ही नजर आ रही है जैसे गुजरात चुनाव में नजर आ रही थी। और आप कैसे देखते हैं अवनीजेश अवस्थी जी कि कुछ हासिल हुआ भारत जोड़ो यात्रा के बाद? समय कम है, 30 सेकेंड। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है। मैंने आपको बताया कि जितने भारत विरोधी लोग हैं वो सब उस भारत जोड़ो यात्रा में, सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। एक एक नाम सुधांशु जी बार बार बता चुके हैं, मीडिया सारा बता चुका है। बात बड़ी साफ सी है। सुहेल जी, आप कह रहे हैं कि ये कन्वीनियंस का है। एक पार्टी त्रिपुरा में साथ लड़ती हैं, 2 पार्टियां सीपीएम और कांग्रेस, वहां पर केरल में अलग अलग एक दूसरे को गाली देते हुए लड़ती हैं कि वो चोर है, वो चोर है। अब ये बताइए कि जनता कैसे विश्वास कर ले? करेक्ट, कैसे विश्वास कर ले, आप ये बताइए। यही विरोधाभास है जो विपक्ष में नजर आता है। और जब जनता को आदत हो गई है पिछले 10 साल में कि वो एक पार्टी की बहुमत सरकार चुन चुकी है और उसका फर्क देख चुकी है, तो क्या जनता दोबारा इस तरह के कोalition गवर्नमेंट में विश्वास रखेगी? क्या होगा क्या नहीं, ये तो 2000 चुनाव के समय ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस का ये बयान कांग्रेस की प्लीनरी से 2 दिन पहले बहुत अहमियत लगता है देश की राजनीति के लिए। आगे ये राजनीति क्या करवट लेती है हम आपको बताते रहेंगे। आज सवाल पब्लिक का पर बस इतना ही लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।